दिस, तो उसका हम एक स्टेप बनाते हैं, 5 to 6 to 8 10 स्टेप, कि इस काम को हम इस सीक्वेंस ऑर्डर में करेंगे, ठीक है ना। दैट सीक्वेंस ऑर्डर इन ए कंसेप्ट ऑफ स्टेप दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम, ठीक है ना। देयर इज अ 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम का 5 कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसका मैंने बताया था कि हर एल्गोरिथम में 0 या मोर इनपुट होगा, 1 या मोर आउटपुट होगा, फाइनाइटनेस होना चाहिए, मतलब जो हमारा स्टेप है फाइनाइट होना चाहिए, 10 स्टेप में 20 स्टेप में, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, डिफाइन होना चाहिए, ईच स्टेटमेंट मस्ट बी डिफाइंड, ठीक है, कि उस स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, उस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि इफेक्टिव होना चाहिए, आप जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है हमारा। उसके बाद मैंने बताया था कि किसी भी प्रॉब्लम का मल्टीपल एल्गोरिथम लिखा जा सकता है, ठीक है। बट उन एल्गोरिथम में हाउ टू डिसाइड विच एल्गोरिथम इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर दैट प्रॉब्लम, तो उस एल्गोरिथम को डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है कि हम किसी प्रॉब्लम का अगर 4 एल्गोरिथम आ गया हमारे पास, 4 सॉल्यूशंस आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम चारों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेंगे, और जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा वो उसको हम ये डिसाइड करते हैं कि दिस इज द बेटर एल्गोरिथम फॉर दैट प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो हमारे पास चैलेंज ये है कि फर्स्ट आपको प्रॉब्लम को एनालिसिस करने आना चाहिए, सेकेंड उसके बाद आपको एल्गोरिथम लिखने आना चाहिए, थर्ड फिर आपको उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने आना चाहिए। तो मैंने बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम एक मैथमेटिकल कंसेप्ट के हेल्प से निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकरेंस इक्वेशंस, ठीक है ना। रिकरेंस इक्वेशन मतलब कि यह एक कंसेप्ट है जिससे क्या होगा कि अपने किसी भी प्रॉब्लम का अगर आपने एल्गोरिथम लिखा है तो उस एल्गोरिथम को हम कोई एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट मैथमेटिकल इक्वेशन इट इज कॉल्ड रिकरेंस इक्वेशंस, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उसका, आज मैं फर्दर उसको कंटिन्यू करूंगा। देन उस मैथमेटिकल इक्वेशन को हमको सॉल्व भी करना होगा। तो देयर इज अ 3 अप्रोच in your syllabus to solve that mathematical equation called master method, backward substitution method and recursive tree method। तो मैंने मास्टर मेथड कल डिस्कस किया था, लेकिन आज भी डिस्कस करूंगा उसको, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब तक हमने यही डिस्कस किया था। इसके अलावा थोड़ा बहुत हमने ये डिस्कस किया था कि एसिम्प्टिक नोटेशन क्या होता है। तो एसिम्प्टिक नोटेशन में बेसिकली क्या होता है, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से आपको सिंबल मिलेगा कि किसी भी एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है ना 3 केस में होता है, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, ठीक है ना। तो किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि वो उस एल्गोरिथम का बेस्ट केस है या वर्स्ट केस है। वो सिंबल, उसके पहले एक सिंबल लगता है, ठीक है ना, दैट सिंबल रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट सिंबल कम फ्रॉम एसिम्प्टिक नोटेशन, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं रिकरेंस इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। रिकरेंस इक्वेशंस में हम मास्टर मेथड पढ़ेंगे, ठीक है ना। चले मास्टर मेथड पर क्लास। यस सर। चलिए ठीक है। देखिए तो स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? यस सर। चलो ठीक है। ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, ब्रॉड करता हूँ। देखिए दिख रहा है कुछ आपको? क्लास विजिबल है? एक बार देख कर रेड कर, ठीक है। चलिए ये है रिकरेंस इक्वेशंस। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिकरेंस इक्वेशन। अब मैंने अभी जो कहानी थोड़ा बहुत सुनाया था वो फिर मैं बता रहा हूँ। हम रिकरेंस इक्वेशन एल्गोरिथम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम किसी भी एल्गोरिथम पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमें उस एल्गोरिथम को एक रिकरेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो हम उस रिकरेंस इक्वेशन में पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करेंगे तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर देखो, एक इक्वेशन है यहाँ पर, वो इक्वेशन एक पार्टिकुलर वैल्यू देगा, दैट वैल्यू रिप्रेजेंट द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट एल्गोरिथम। तो आई होप आई थिंक ये सबको पता चल गया होगा, हम रिकरेंस इक्वेशन, रिलेशन इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, रिलेशन भी बोलते हैं। तो आई थिंक होप सबको पता चल गया होगा हम रिकरेंस रिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं। पता चल गया है ना क्यों पढ़ रहे हैं, कम से कम इतना तो पता चला है कि हम रिकरेंस रिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं। किसी को डाउट है इसमें रिकरेंस रिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं? बस जस्ट फाइंड द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है ना। बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए सर। हाँ हाँ, उस एल्गोरिथम का टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हम एक मैथमेटिकल अप्रोच पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालना भी एक अपने आप में चैलेंजिंग है किसी भी एल्गोरिथम का। किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम लिखना एक चैलेंज तो है ही, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को पढ़ने के बाद भी, हम लोग को भी पढ़ने के बाद भी एल्गोरिथम इतना आसानी से नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम को देखकर उसका सॉल्यूशन डिराइव कर देना, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम लाइक ए सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन डिराइव कर देना इन अ स्टेप, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो वो तो चैलेंज है ही। दूसरा चैलेंज ये है कि किसी भी प्रॉब्लम का मल्टीपल एल्गोरिथम हो सकता है, लेकिन हम मल्टीपल एल्गोरिथम को तो इंप्लीमेंट करेंगे नहीं उस प्रॉब्लम के लिए, हमको एक उसमें से बेस्ट चूज करना पड़ेगा। उसमें से बेस्ट जो होगा सिर्फ उसी को हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। अब वो बेस्ट कौन है वो कैसे डिसाइड होगा? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो उतना बदर नहीं करता है। अगर स्पेस ज्यादा ले रहा है तो हम अपने सिस्टम में रैम की साइज बढ़ा सकते हैं कुछ पैसा खर्च करके, लेकिन टाइम नहीं हम टाइम हम नहीं परचेज कर सकते हैं। इसलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी ही निकाला जाता है। अब जिस एल्गोरिथम का टाइम कम्प्लेक्सिटी कम लगेगा, दैट विल द बेटर एल्गोरिथम फॉर दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के लिए वो बेटर एल्गोरिथम होगा। तो अब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे? तो टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए अलग एक कांसेप्ट दिया गया है, दैट इज कॉल्ड रिकरेंस रिलेशन। इसमें क्या होगा कि हम उस एल्गोरिथम को एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, और जब वो मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको एक मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन को, एक वैल्यू आएगा, दैट वैल्यू रिप्रेजेंट द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट एल्गोरिथम। क्लियर है? ओके क्लास, क्लियर है? यस सर, थोड़ा बहुत। चलो ठीक। हाँ अब देखो, अब हम इसका डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, आराम से सुनिएगा, फिर हम लिखने का टाइम देंगे आपको, ठीक है ना। रिकरेंस रिलेशन का क्या डिफिनेशन है? ए रिकरेंस रिलेशन इज ए इक्वेशन या इनइक्वालिटी व्हिच इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ इटसेल्फ यूजिंग अ स्मॉलर इनपुट। मतलब ये अपने आप को ही डिफाइन करता है, कॉल करता है विथ स्मॉलर इनपुट, ठीक है ना। अब नीचे देखिए, नीचे लाइन में एक इक्वेशन यहाँ पर है, देखिए ये है, यह एक इक्वेशन है, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू टी एन बाई बी प्लस एफ एन, ठीक है। यह एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, या इसको रिकरेंस इक्वेशन कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब जो जो टर्म है उसको समझ लेते हैं क्या क्या है। देखो ये टी एन में मतलब टी का मतलब होता है टाइम, एन इज ए साइज ऑफ इनपुट। कोई भी हम एल्गोरिथम बनाते हैं उसका एक कि मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया? क्लास यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए जो कांस्टेंट ए और बी है, यहाँ पर देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है और बी ग्रेटर देन 1 लिखा है, बी में इक्वल टू नहीं लगा है, ठीक है ना। ये किस नहीं लगा है इस बता रहा हूँ। देखो ये टी एन है, यहाँ भी टी एन है, ठीक है। यही टी एन फंक्शन इसको कॉल करेगा, ठीक है ना।
इस फंक्शन को कॉल करेगा बार बार। तो कह रहा है कि यहाँ पर जब आप कॉल करो यूजिंग स्मॉलर इनपुट साइड, तो जब आप फंक्शन कॉल होगा तो उस समय उसकी साइज छोटा होना चाहिए। देखो इधर जो राइट साइड है, ये वाला जो है, यहाँ पर जो मेरा कर्सर है, यहाँ tn है, साइज n है। यहाँ पर देखो n/b है, तो यहाँ पर n ग्रेटर देन b ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों? अगर b के वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो ये भी n हो जाएगा, तो इसकी भी साइज n हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि डिफिनेशन में कि साइज हमारा स्मॉलर होना चाहिए जब कॉलिंग हो फंक्शन, तो इसलिए b के वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिखा गया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर b का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है तो बताओ b की मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कोई बताएगा यहाँ पर? यस, b की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगा। तो जब n को 2 से डिवाइड करोगे तो देखो छोटा हो गया ना, इसकी साइज n/2 हो गया, n है। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम, अब रिकरेंस इक्वेशंस होगा उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देयर इज अ 4 मेथड, देखो तो रीडेबल हो रहा है, देयर इज अ 4 मेथड। कोई पढ़कर बताए तो क्या लिखा हुआ है नेम में, मेथड में? Backward substitution, यस recurrence tree method, यस master और अकारोबाजी मेथड। यस, अकराबाजी मेथड के बारे में मैंने बताया था ना कल। हाँ, न्यूक्लियर। हाँ, तो हम यहाँ अकराबाजी मेथड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे डाउट है कि कहीं आप लोग पढ़ लोगे तो कहीं न्यूक्लियर बना लोगे, ठीक है ना, तो फिर डेंजरस हो जाएगा सोसाइटी के लिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, अकराबाजी मेथड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोग प्रॉमिस करते हो कि नहीं हम बनाएंगे नहीं, तो हम पढ़ाएंगे फिर। चलो, अब इसमें से आपको 3 पढ़ना है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकरेंस ट्री मेथड एंड मास्टर मेथड। ये आपका सिलेबस में है। तो इसमें से तीनों में से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज मास्टर मेथड। हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, मास्टर मेथड को। ओके क्लास? yes, चलो, कि पहले बताओ, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दो पहले। चलो पहले मास्टर मेथड बताते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, जल्दी पहले आसानी से समझ जाओगे। क्लास देखिए, तो ये दिख रहा है स्क्रीन पर कुछ? हेलो हेलो, हाँ सर, रीडेबल है ना? देखो अब इसको ध्यान से सुनना प्लीज, जो भी क्लास में है आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपका एल्गोरिथम का बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप हर पोर्शन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका एल्गोरिथम का निकालना होता है, इसलिए मास्टर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनेंगे ना 5 मिनट बस मुझे, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर एक रिकरेंसिव इक्वेशन लिखा है, Tn = ATn/b + Fn। यह एक जेनेरिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, आपको A गिवन रहेगा, B गिवन रहेगा और Fn गिवन रहेगा। बस आपको एक फॉर्मूला है, ये n के पावर log b, ठीक है ना। तो n भी आपको एज इट इज रखना है, बस आपका log के पावर b कैलकुलेट करना है। तो मैंने कल बताया था क्लास कि जब इक्वेशन प्लस में हो तो जिसकी वैल्यू ज्यादा हो वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लिखेंगे, कल मैंने डिस्कस किया था। देखो एक इधर है, एक इधर है, बीच में प्लस है, तो हम इसमें से Fn को नहीं सॉल्व करेंगे, हम बस इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला केस क्या है, हम n के पावर log b है, हम मान लो इसको सॉल्व किए। अगर इसकी वैल्यू Fn से बड़ी आ गई तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यही लिखेंगे जो बड़ी वाली वैल्यू होगा। पहला स्टेटमेंट क्लियर है? मतलब इन दोनों में, इस प्लस के पहले और प्लस के बाद वाला, इन दोनों में जो बड़ा होगा, जो ग्रेटर होगा, दैट इज रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, n के पावर log b है, तो सपोज ए बड़ा हो गया Fn वाली वैल्यू से, Fn गिवन रहेगा आपको कोई वैल्यू, तो Fn से अगर ये बड़ा हो गया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका क्या होगा, यही n के पावर log b है, जो भी वैल्यू आएगा। पहला केस ए है। दूसरा केस में क्या हो सकता है कि दोनों वैल्यू, इधर की वैल्यू और Fn वाली वैल्यू इक्वल हो सकती है, दो
both value may be equal, then in this case we multiply just log n. Just write the any one value because both are equal. Just I taken it n के power log b and multiply with log n. Means we just take the one value and multiply with log n. In the case of if both are equal, if both will be equal, अगर दो नंबर को कंपेयर करोगे तो क्या ये चांस हो सकता है कि नहीं हो सकता है दोनों नंबर इक्वल हो जाए? यस सर। ठीक है, तो जब इक्वल हो जाएगा तो इसमें से किसी एक को आप लिख लोगे और उसके साथ लॉग एन मल्टीप्लाई कर दोगे। दिस इज द सेकंड केस एंड दिस इज द थर्ड केस। हो सकता है कि पहले वाला नंबर सेकंड वाला से छोटा हो। दिस इज द सपोज n के पावर log ba is a smaller than fn, then this case the time complexity is order fn। मींस कि जो यहाँ पर देखो इसमें fn बड़ा है तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा fn। फर्स्ट वाला केस में log n बड़ा था तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गया क्या n के पावर log ba। और सेकंड वाले केस में बस ध्यान रखना कि अगर इक्वल हो जाए तो उसमें log n मल्टीप्लाई करना है। ये तीन केस है, इसको फटाफट लिख लीजिए आप मास्टर मेथड का, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। सर एक बार आप सेकंड और थर्ड दोबारा बता दोगे? देखो हाँ, सेकंड में ए है कि अगर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया n के पावर log ba, ये कैलकुलेट किया और fn की वैल्यू दिया हुआ है तो दोनों हो सकता है इक्वल आ जाए। तो जब इक्वल आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या करेंगे हम किसी एक वैल्यू को लेकर लिख लेंगे। देखो यहाँ पर हमने log n लिया है, मतलब n के पावर log ba हमने एक वैल्यू ले लिया है और उसमें log n मल्टीप्लाई करोगे, अलग से एक्स्ट्रा में log n आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, तो ये है सेकंड केस। थर्ड केस में क्या है कि n के पावर log b स्मॉलर है fn से। देखो दिस इज द सिंबल ऑफ स्मॉल। ठीक है ना, ए लेस देन है, ए लेस देन है fn से, तो लेस देन है तो जो लेस देन होगा वो टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं होगा, जो बड़ा होगा वो होगा। तो देखो यहाँ पर बड़ा क्या है fn, इसलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या होगा fn। ठीक है सर। अभी मैं एक एग्जांपल भी कराऊंगा, 2-3 एग्जांपल कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूला है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, क्लास लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट करिए। मेरे क्लास में सब लोग नोटबुक लेकर बैठेंगे क्योंकि अभी मैं नोटबुक पर आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं, बस समझने के लिए मैं पूछूंगा कि आप निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। ठीक है ना, ठीक है, टेस्ट लेने के लिए नहीं पूछूंगा, बस पूछूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसको लिख लीजिए आगे फटाफट। अब इसी पर हम कुछ नंबर करेंगे। चल हो गया क्लास, हो गया, आगे बढ़े। चलिए देखिए, एक मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, एक एग्जांपल को पहले समझ लीजिए और फिर आप इसको लिखिएगा। देखिए यहाँ पर इक्वेशंस क्या है। अब यहाँ पर मैं एक्चुअल एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। देखो tn इज इक्वल टू 2t n/4 प्लस रूट n। ये है आपका क्या हो गया, ये है एक रिकरेंस इक्वेशन हो गया। दिख रहा है क्लास, रिकरेंस इक्वेशन tn इज इक्वल टू 2t n/4 प्लस रूट n। आप लिख लीजिए, नोटबुक पे लिखिए इसको, सब लोग लिखेंगे नोटबुक पर क्वेश्चन को, बस सिर्फ क्वेश्चन को, बस क्वेश्चन को लिख लीजिए सिर्फ। अभी मैं इसको समझाता हूँ। हो गया क्लास? हाँ सर। ठीक है, अब आप ध्यान में रख लीजिए, आपने मैथमेटिक्स पढ़कर आया होगा थोड़ा बहुत, तो मैथमेटिक्स का एक ही कंसेप्ट है क्लास कि जो भी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है पहले आपको जो लिख लीजिए, जो गिवन होता है उसको पहले लिख लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या किया जाता है कि क्या निकालना है वो भी लिख लिया जाता है। और थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, उस निकालने के लिए कि हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे। तो आप पहले लिख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए ए दिया हुआ है ना, ए इक्वल टू 2। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 2 है तो किसकी वैल्यू है, ए इक्वल टू 2 हो गया, बी इक्वल टू 4 हो गया। ये देखो 4 है तो बी इक्वल टू क्या हो गया 4, और एफ एन इक्वल टू क्या होगा रूट n। सेकेंड लाइन क्लियर है सबको? किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। मैं इसको आराम से इसलिए समझा रहा हूं कि अप्रोच एक ही है। अगर आपको अप्रोच समझ में आ गया तो आप किसी भी प्रॉब्लम को कर लोगे, इसलिए मैं आराम से करा रहा हूं इसको। देखिए
ए इक्वल टू 2 है, यहाँ से 2, ये ऊपर इक्वेशन में देखिए, ऊपर इक्वेशन में देखिए, देखिए यहाँ पर ए है ना, तो जो टी के साथ यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा किसका वैल्यू होगा, ए का वैल्यू होगा। देखिए यहाँ पर टी के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2, ए इक्वल टू क्या हो सकता है 2, n बाई 4, 4 क्या है, 4 की वैल्यू क्या है, बी है। देखिए जेनेरिक ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला में देख लीजिए n डिवाइडेड बाई बी है, तो n के जो डिवीजन में होगा वो क्या होगा, b के वैल्यू होगा। तो देखिए यहाँ पर हम तो b इज इक्वल टू 4, ये दोनों क्लियर है, ए बी का कंसेप्ट, यस सर। ठीक है। अब जेनेरिक इक्वेशन में देखिए ये है fn, प्लस के बाद जो वैल्यू होगा वो fn का वैल्यू होगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस के बाद क्या है, ये क्या लिखा हुआ है पता है कोई पढ़कर, क्या लिखा हुआ है, रूट एन, रूट एन, रूट एन, तो fn के वैल्यू क्या हो गया आपका, रूट एन। चलो अब फर्स्ट लाइन समझ में आ गया। अब अगला स्टेप में क्या करना है आपको, बस फॉर्मूला में पुट तो करना है, n के पावर log ba पुट करना है। तो पुट करो, नीचे देखो जो जो वैल्यू दिया पुट कर लो। हम देखो यहाँ नीचे हम n लिख दिया एज इट इज, n के पावर ba, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करो, n एज इट इज, log b की जगह क्या पुट करोगे 4, और a की जगह क्या पुट करोगे 2। ये कर्सर जो है वो समझ में आ रहा है, वो लाइन कर्सर, ठीक है। अब सिर्फ अगला स्टेप समझने वाला है बस। अब देखिए ये 4 है, अब यहाँ पर देखिए इस 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या मैथमेटिक्स में, अगर 4 दिया हुआ है तो 4 को हम कहीं पर भी 4 दिया हुआ है उसको क्या हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। यस सर। तो देखो हमने यहाँ पर 2 के पावर 2 कर दिया, और जो ऊपर वाला 2 है वो मेन वाला 2 है, ठीक है ना। तो हमने तो इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं ना, ये वाला लाइन, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्वेंशन है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, और लॉग की प्रॉपर्टी ये कहता है कि लॉग में 2 चीज होता है, एक लॉग का बेस होता है, एक लॉग की वैल्यू होती है। तो जो यहाँ पर लॉग 4 है, तो 4 इज रिप्रेजेंटिंग द बेस वैल्यू और 2 रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू, ठीक है। जब किसी लॉग में उसका बेस वैल्यू जब टूटता है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि हम 1/2 मतलब हाफ से हम लॉग में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर हमने 2 किया, तो अब इधर अगला स्टेप में देखो हमने क्या किया, लॉग में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एज इट इज है, ये जो n है एज इट इज है। तो जब इसका बेस टूटता है तो उसके 1/2 से मल्टीप्लाई होता है, एक कन्वेंशन है, इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा जाकर। तो देखो क्या किया हमने, अब यहाँ पर देखो सिंगल ही 2 बच गया, अब एक 2 क्या आ गया यहाँ पर आ गया, लेकिन एक 2 जब इधर आएगा तो हाफ हो जाता है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आ रहा है समझ में, एक कन्वेंशन है लॉग का, यस सर। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा कन्वेंशन है, ये भी लिख लीजिएगा, ये ध्यान से, कि जब लॉग की वैल्यू और उसकी पावर, सॉरी लॉग की बेस और उसकी वैल्यू दोनों इक्वल हो, उसकी हमेशा वैल्यू 1 होती है। अब इसमें यहाँ देखो लॉग की बेस कितना है, 2 है ना, 2 है, हेलो मैंने बताया था कि लॉग के साथ हमेशा 2 वैल्यू एसोसिएट होती है, एक लॉग का बेस होता है और एक लॉग की वैल्यू होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लॉग के साथ हमेशा 2 वैल्यू एसोसिएट होता है। फर्स्ट जो नीचे वाली वैल्यू होता है उसकी बेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो उसके ऊपर वाली वैल्यू होती है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब लॉग के साथ उसकी बेस और उसकी वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए, उस केस में उसकी वैल्यू 1 हो जाता है। आ रहा है समझ में, तो साइड में लिख लीजिए आप, यहाँ पर जो मैं कर रहा हूं तो अपने नोटबुक पर साइड में लिख लीजिए, log 2/2 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, लिख लीजिए log 2/2 इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह log 3/3 होगा तभी भी 1 होगा, log 10/10 होगा तभी भी 1 होगा। बेस और उसकी वैल्यू अगर सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाए, कैलकुलेट होकर log की, ठीक है। यस सर। अब बताओ इस log 2/2 की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया ना, 1, ठीक है। अब 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ता है, नो सर। नो। तो अब इसको हम इस टोटल इस इक्वेशन को हम n के पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, इस लाइन में जो है। यस सर हाँ बोलिए। सर आई हैव अ डाउट कि सर ये जो 1/2 है वो n रेज टू पावर में है कि ये मल्टीप्लाई में सर? ये पावर में है, लॉग के मल्टीप्लाई में था, ये सारा जो ऊपर लिखा गया है ना, ये लॉग n के पावर में है, लॉग b है, टोटल जो वैल्यू है ना n के पावर में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके सर, यस। और जब यहाँ पर लॉग का बेस टूटा, n एज इट इज है, लॉग का जो बेस टूटा था जो मल्टीप्लाई हुआ है लॉग में मल्टीप्लाई हुआ है, n तो एज इट इज है, ठीक है ना, तो ये n के पावर में है टोटल, ठीक है ना, n के पावर में है। अब n के पावर कितना हो गया, 1/2, ठीक है ना। अब n के पावर 1/2 मतलब उसका भी वैल्यू √n होता है, इतना पता होगा। √n को हम अगर रूट हटाएंगे तो उसकी पावर 1/2 हो जाएगी,
Yes, sir. ये मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स है, इसको थोड़ा सा देख लेना है। n के पावर 1/2 होता है तो उसको हम √n भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको मैंने इतना लिख दिया है, क्लियर है यहाँ तक, √n तक। Yes, sir. अब देखो n के पावर log b a की वैल्यू हमने टोटल कैलकुलेट किया तो हमारा √n आया। अब फार्मूला में देखो ऊपर, अब ऊपर फार्मूला में देखो हमारा n के पावर log b की वैल्यू कितना आया है, √n, और f की वैल्यू कितना है इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में f की वैल्यू कितना है, √n। दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब बताओ इसमें से कौन सा केस होगा, Second. सर थर्ड वाला। थर्ड वाला कैसे होगा, दोनों इक्वल हो गया ना, हमने n के अच्छा पावर सर सेकंड वाला सर। सेकेंड वाला हम देखो यहाँ पर हमने ये जो वैल्यू आया है √n, ये हमारा log n वाला वैल्यू आया है, और fn का भी वैल्यू यहाँ पर देखो गिवन है क्वेश्चन में, वो √n है, तो दोनों इक्वल हो गया। सर वो मैंने रिजल्ट देखा सर, वो क्वेश्चन नहीं देखा इसलिए मेरे को कोई ना समझ में आया ना। यस सर। तो उसमें क्या होगा, अब ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए और उसके साथ log n मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज रिप्रेजेंट द टाइम कंप्लीटेड। अब नीचे देखो, अब नीचे हमने क्या किया, देखो यहाँ, इसलिए tn इक्वल टू ऑर्डर √n इंटू log n, क्योंकि √n तो आया है हमारा, उसमें हमने क्या कर दिया, log n मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो इसका एक टाइम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब एक इसी के यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, लिखो क्वेश्चन लिखो नीचे, पहले इसको लिख लो। एक डाउट था सर, पहले इसको लिख लो, अभी डाउट आपको मैं बताता हूँ। पहले जो स्टूडेंट है उसको लिख लो, पहले इसको प्रॉपर, या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ डाउट पूछो, जिसका डाउट है। सर जैसे कि इस क्वेश्चन में 2⁴ था सर, उसको हमने लिख दिया, अगर वहाँ पे 3 होता तो सर उस टाइम क्या करते सर, अगर बेस वैल्यू log की 6 है तो। हाँ उस पर आता हूँ, एक दो क्वेश्चन आपको इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा यहीं पर। ये हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया सबका। यस सर। अब लिखो एक दूसरा क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन नंबर 2 डालो, इसमें लिखो tn इक्वल टू, सब लोग लिखेंगे नोटबुक पर, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, डरने की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन भी क्लास होगा, तो जो डाउट होगा ऑफलाइन में प्रॉपर अच्छा से क्लियर हो जाता है, तो आप वहां भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो डरने की कोई बात नहीं, ठीक है ना। मेरे लिए 6 क्लास बहुत सफिशिएंट है एल्गोरिथम के लिए, मैं एल्गोरिथम पढ़ा दूंगा 6 क्लास में। लिखिए सेकंड क्वेश्चन, tn इक्वल टू, अब यहाँ पर 4 कर लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए, लिखो tn इक्वल टू 4t n/2 प्लस √n। दिख रहा है क्लास? चलो प्लस n ले लेते हैं, दिख रहा है पेंट? हेलो Yes. ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो पहले, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, खुद लिखो, इसको सॉल्व करना है, मैं इसको सॉल्व करना है। तो क्या दिया हुआ लिख लो फटाफट। ए इक्वल टू कितना है, कोई बताएगा? 4. यस, ए इक्वल टू 4 है, 4। बी इक्वल टू 2. बी इक्वल टू 2। एफ एन इक्वल टू N. यस। पुट करो, इसको वैल्यू को पुट करो। सर n² आया सर इसमें, n के पावर log a n, ठीक है ना, पुट करो पहले n के पावर log
2 4, इसको हम लिख सकते हैं n के पावर log 2 के पावर 2 के पावर सर फर्स्ट केस आ रहा है सर इसमें तो 2। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्लास? हेलो सर एक बार ये थर्ड इक्वेशन बता दो बस। हाँ, फर्स्ट तक क्वेश्चन है, सेकंड में हमने ए की वैल्यू लिख लिया, बी की वैल्यू लिख Yes, लिया, sir. एफएन Yes, इक्वल टू एन, इतना तो क्लियर है? यस सर क्लियर है। हाँ, अब हर क्वेश्चन में आपको बस क्या करना है, एन के पावर log bn निकालना है, सबके लिए यही फॉर्मूला सब है। में सर हाँ। सब में कंपलसरी है ये। क्योंकि यही से पता चलेगा कि ये जो ईस्ट वाला पोर्शन में देखो इतना पोर्शन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये तो आपका गिवन रहेगा, एफएन गिवन रहेगा हमेशा। यस सर। तो आपको इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वही है, एन के पावर log b है। ठीक है ना? अब बेसिकली आप कर क्या रहे हो, इस प्लस के इधर वाले कैलकुलेट कर रहे हो, प्लस के उधर वाले कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों में देख रहे हो कौन सा बड़ा है। तो इधर वाला ये तो हमेशा गिवन रहेगा, इसको कैलकुलेट करना नहीं है, सिर्फ इधर कैलकुलेट, सिर्फ इस साइड वाला कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला है। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी इसकी वैल्यू आएगा उसको एफएन से कंपैरिजन करोगे, अगर उसमें से जो बड़ा होगा, अगर ए वाली वैल्यू बड़ी होगी तो ए टाइम कंपैरिजन हो जाएगी, अगर एफएन बड़ा होगा तो एफएन हो जाएगा। आ रहा समझ में? यस सर। हाँ, तो देखो अब हमने क्या किया, हमने गलत लगा दिया यहाँ पर, ब्रैकेट यहाँ इस पर लगेगा। हमने वैल्यू को तोड़ा है ना 2 के पावर 2 में। यस ठीक है, हमने यहाँ पर 4 क्या है, वैल्यू है, तो 4 को हम 2 के पावर 2 में लिख सकते हैं। अब देखो जब वैल्यू टूटता है तो वो भी मल्टीप्लाई होगा, तो n के पावर 2 इंटू log 2/2, 2/2। ठीक है ना? एक सर तो वो हमने जो 2 इधर लेकर आए वो तो हाफ हो जाता है ना सर? नहीं, तो जब बेस, वही मैं बता रहा हूँ कि जब बेस टूटता है तो हाफ होता है, लेकिन जब वैल्यू टूटता है, देखो यहाँ पर 4 क्या है, उसकी वैल्यू है यस है ना? सर वैल्यू तो यस। यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू को तोड़ा है, तो जब वैल्यू टूटेगा तो एज इट इज मल्टीप्लाई होगा। तो वैल्यू टूटा है तो एक 2 यहाँ बढ़ गया, तो वो 2 एज इट इज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो एक 2 यहाँ से आ गया और एक बेस 2 बच गया, एक 2 बच गया, तो अब इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी 2/2 का। यस सर। तो इतना एक कितना बच गया, ये आपका कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। इतना तक किसी को डाउट है? तो इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू हो गई n², और आपका एफएन का वैल्यू कितना है, n है ना? Yes, sir. अब बताओ कौन सा केस है, आपने जो अभी 3 केस पढ़ा इसमें से टाइम कम्प्लीट के कौन सा केस होगा, बताओ। फर्स्ट केस है सर। बताओ इसमें से फर्स्ट केस है सर। First. देखो ये फर्स्ट केस है ना, n के पावर log b वाली वैल्यू बड़ा आ रहा है, एफएन से आ रहा है ना क्लास? यस सर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, टाइम कम्प्लीट जितना आ रहा है उतना होगा। तो इसमें कितना आ रहा है आपका, ऑर्डर n² आ रहा है, तो इसके टाइम कम्प्लीट n² हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? Yes, sir. हाँ, तो ये है। अब एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, ठीक है ना, आप उसको कर लोगे आप, इसको पहले लिख लो जी। हाँ बताओ। सर हाँ सर ये हमें जो लास्ट में जो रिप्रेजेंट करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ, सर वो हमें टीएन के फॉर्म में लिखना है, टीएन इज इक्वल टू थीटा एन लॉग बेस। थीटा नहीं ऑर्डर लिखना है। ठीक है ना, थीटा तो होगा एवरेज केस के लिए, वो थीटा वहां पर आपको दिख रहा है, लेकिन मैं अभी एसेप्टिक नोटेशन में बताया था। देखो अभी आपको आगे मैं बता दूंगा कि जब वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है उसको बीगो नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर में। ठीक है, वर्स्ट केस मतलब मैक्सिमम टाइम, यस सर। और जो मैक्सिमम टाइम होता है ऑर्डर में, जिसको हम बीगो लिखते हैं, देखो ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और जो एवरेज जो बेस्ट केस होता है उसको इस तरह रिप्रेजेंट करता है ओमेगा में। ठीक है ना, इस तरह, यस सर। या कभी कभी इस तरह आप देखोगे। ठीक है ना, और एवरेज केस को आप थीटा नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हो। तो इसी नोटेशन को देखकर लगेगा कि ये वर्स्ट केस है, बेस्ट केस है या एवरेज केस है। ठीक है, यस सर। चलो तो ये हो गया। अब देखो, अब 1-2 केस ले लो। देखो यहाँ पे देखो, अब 3 आ गया। 3 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड को क्वेश्चन लिखो। पहले क्वेश्चन लिख लो, tn इज इक्वल टू 2t n/3 + n। क्वेश्चन लिखो पहले।
लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। हाँ, क्वेश्चन लिखने के बाद ये लिखो, ए इक्वल टू कितना है 2, बी इक्वल टू कितना है 3, एफ एन इक्वल टू कितना है एन। यस ठीक है? सर। हाँ, अब यहाँ पर पुट करो एन के पावर लॉग बी ए, वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू कितना है 3 और उसकी वैल्यू कितना है 2। अब इसको कैसे तोड़ोगे? एक सेकंड सर। देखो ये चीजें टूट नहीं पाएगा। एक कंसेप्ट ध्यान रखना है यहाँ पर। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्लास में आज भी बताता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज द अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज द अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है ना। अब उस कन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इन चीज को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे देखिए, n के पावर लॉग 3 2, ए कर्सर के पास सब लोग हैं, एक कर्सर के पास n के पावर लॉग यस सर। लॉग 3 2। अब देखिए, हाँ अब ये अज्यूम करिए, अभी यहाँ पर जो उसकी बेस 3 है इसकी जगह 2 पुट करिए। अब बताइए कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 n हो जाएगा ना। 2 पुट करते ही n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम 4 पुट करते हैं। अब इसके 3 की जगह 4 पुट करते हो तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? n स्क्वायर। अरे नहीं आएगा n स्क्वायर। अभी तो मैंने बताया बेस टूटेगा तो उसमें हाफ से मल्टीप्लाई होगा, मतलब रूट n आएगा। अभी तो मैंने किया है। रूट n से, यस सर, रूट n। यस सर। हम बेस को चेंज कर रहे हैं, ऊपर वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं। अगर हम बेस को 2 कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर मतलब सिर्फ n बच जाएगा। अगर 3 के जगह हम 4 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू छोटी हो रही है ना, रूट n हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि हम इधर जो बेस की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू टोटलिटी में छोटा होता जाएगा, होगा ना। ध्यान देखिए, यहां पर हम 2 पुट कर रहे हैं, 3 की जगह 2 पुट कर रहे हैं, मतलब 2 को हम कम कर रहे हैं, सॉरी 3 से हम कम कर रहे हैं बेस की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है। अगर हम यहाँ 2 पुट करोगे तो क्या आ रहा है? n आ रहा है ना 2 पुट करने पर। यस सर। अगर हाँ, तो हमने 3 था उससे कम किया, एक वैल्यू 2 किया तो इसकी वैल्यू n आ रहा है। अब 3 है उसको एक बढ़ा कर लिखो, बेस की वैल्यू बढ़ा, बेस की वैल्यू हमने 4 किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट n हो जाएगा ना। यस सर। तो इससे कंक्लूजन ये मिल रहा है कि जब हम इसको बेस को बढ़ा रहे हैं तो इसकी टोटल वैल्यू कम हो रही है लॉग में। हेलो, यस सर। हो रहा है ना। जब 3 की जगह हम 4 लिखेंगे तो इसके वैल्यू रूट n हो जाएगी ना। यस सर। रूट n हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पर log 3/2 की अगर वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो वो कितना? रूट n और n के बीच में लाई करेगा नहीं करेगा। 2 पुट कर रहे हो तो n आ रहा है, 4 पुट कर रहे हो तो n/2 आ रहा है, सॉरी रूट n आ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 3 पर इसकी जो वैल्यू होगा, 3 पर इसकी वैल्यू क्या होगा? इसके 3 पर क्या होगा इसके वैल्यू? n और रूट n के बीच में, और रूट n के बीच में लाई करेगा। इतना क्लियर हो रहा है क्या सबको? यस सर। 3 के केस में क्या करेगा? ये आपको आ रहा है 2 पर आपको क्या मिल रहा है? n मिल रहा है, और 4 पर आपको क्या मिल रहा है? रूट n मिल रहा है। तो ये कंफर्म नहीं है कि जो 3 पर वैल्यू मिलेगी वो n से थोड़ा छोटा होगा, रूट n से थोड़ा सा बड़ा होगा। यस सर। ध्यान से सोचिएगा, मैथमेटिक्स है। किसी इक्वेशन में हम n की वैल्यू नहीं, किसी लॉग की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं तो वो आउटपुट दे रहा है n, और 4 पुट कर रहे हैं तो आउटपुट दे रहा है रूट n। तो जब हम 3 पुट करेंगे तो कंफर्म है कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो दोनों के बीच में लाई करने का मतलब ये हुआ कंक्लूजन कि जो 3 पर होगा वो n से छोटा होगा
और रूट एन से बड़ा होगा ना 3 पर। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, तो इस हिसाब से अब आप यहाँ पर कंक्लूड करो, इस हिसाब से यहाँ पर कंक्लूड करो। यहाँ पर एफ एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो एफ एन की वैल्यू कितना है, N. एन है ना। अब देखो, तो यहाँ पर एफ एन इजक्वल टू एन है या एन के पावर 1 है। तो जब यहाँ एन है तो जो एन होगा वो क्या होगा, एन के पावर log 3/2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि log 3/2 का हम वैल्यू निकालेंगे तो एन से छोटा होगा। Yes, sir. एन से छोटा हो रहा है ना, अभी तो हमने निकाला है पेंट में, देखो यहाँ Yes, पर क्या sir. होगा, यहाँ पर एन से छोटा होगा ना, यहाँ पर 2 पर एन दे रहा है तो 3 पर क्या देगा, एन से कम देगा ना, क्योंकि इधर वैल्यू बढ़ाने पर इसकी वैल्यू छोटा हो रही है, ठीक है ना। तो हम इस मैथमेटिकल कंक्लूजन से हम लिख सकते हैं कि एफ एन इज ग्रेटर देन एन के पावर log 3/2। ये देखो, ये जो मैं लिखा हूँ उस कंक्लूजन के हिसाब से। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका एफ एन बड़ा होगा कि नहीं होगा, एफ एन बड़ा होगा तो कौन सा केस यहाँ पर अप्लाई होगा, बताओ इन तीनों में से कौन सा, थर्ड होगा ना। एन के पावर log b की वैल्यू एफ एन से छोटी हो रही है ना, थोड़ा सा ही छोटी हो रहा है लेकिन हो रहा है ना छोटा। Yes, sir. ठीक है, तो इस केस में आप डिवाइड नहीं करोगे, आप अप्रोक्स दिखाकर आप निकल जाओगे और टाइम कॉन्स्टेंट दिखा दोगे, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज द इंटरेस्टेड इन अप्रोक्स वैल्यू। तो यहाँ कंक्लूजन से ये पता चल रहा है कि हमारा एफ एन कैपिटल होगा एन के पावर log 3/2 से, दैट्स व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन। क्लियर है? Yes, sir. चलो इसको भी लिख लो फटाफट। अब हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे या रिकरेंस ट्री मेथड करेंगे, ठीक है। अब इसको समराइज कर रहा हूँ क्लास। जब भी मास्टर मेथड होगा ना तो हमेशा ए बी के टर्म में होगा, मतलब इसी तरह टर्म में होगा, वहां पर ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। आप निकाल लेना, ठीक है ना। आपको क्या निकालना पड़ रहा है, सिर्फ log की वैल्यू तो निकालनी पड़ रही है, बाकी तो सब कुछ तो गिवन है आपको, और निकालने के बाद कंपेरिजन करना पड़ रहा है ना। इजी, कुछ ज्यादा टफ तो नहीं है। No, sir. तो बस इसको प्रैक्टिस कर लीजिए कुछ क्वेश्चंस का, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर। ये सब तो टफ एग्जांपल है, आपसे नहीं हो पाएगा। अब हम पहले रिकरेंस ट्री पढ़ लो, फिर हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। देखो यहाँ दिख रहा है रेड में क्या लिखा हुआ है, क्लास कोई बताएगा? दिख रहा है रिकरेंस ट्री मेथड? Yes, sir. हाँ, अब देखो इसमें भी 3 स्टेप फॉलो करना है। क्या करना है, देखो पहला क्या है, कंस्ट्रक्ट द रिकरेंस ट्री। तो पहले क्या करोगे, आप एक रिकरेंस ट्री बनाओगे, देन ऐड द कॉस्ट ऑफ ईच लेवल। जब ट्री बनाओगे तो वहां पर कुछ कॉस्ट होगा, उसको इस लेवल पर ऐड करना होता है, ठीक है ना, वो हम सीखेंगे अभी। देन ऐड द टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। लास्ट में हम टोटल जितना हर लेवल पर जो कॉस्ट होगा उसको हम लास्ट में टोटल कॉस्ट कर देंगे, तो वही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, tn इक्वल टू 2t n/2 प्लस n। इसको लिखिए, ऊपर डाल दीजिए, अपने नोटबुक पर डालिए रिकरेंस ट्री मेथड, और ये तीनों लाइन लिखिए फटाफट, और ये इक्वेशन लिखिए, ठीक है ना। जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिए 2 मिनट में, जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। हो गया क्लास? ठीक है, ठीक है। अब देखिए यह एक इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या करोगे आप, पहले क्या करें, कंस्ट्रक्ट द रिकरेंस ट्री। तो जब रिकरेंस ट्री मेथड अप्लाई करोगे तो जो यहाँ एफ एन दिया रहता है ना, उसके रिस्पेक्ट में हम वो करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन का हमने ट्री बनाया है, देखो ट्री ऐसा होता है। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं, ध्यान से रखना, वहां पर हमने कंप्यूटर बनाया हुआ है ट्री, ये देखो।
एन को हमने क्या किया, एन को दो पार्टों में डिवाइड करोगे तो n/2 यहाँ पर इक्वेशन में है ना क्लास, सॉरी आप देखो n/2 है ना, 2 into n/2 का मतलब क्या हुआ, 2 बार n/2 2 बार n/2 होगा, 2 into n/2 को हम 2 बार लिख सकते हैं n/2 यस सर। ठीक है, घबराना नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास होगा वहां पर ऑफलाइन भी आपको समझा दूंगा एक बार, बस ध्यान देकर समझना है। आप लोग बीसीए कर रहे हो तो समझ तो जाओगे, नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमने n लिया, n को n/2 तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट देखो, यहाँ पर हमने ईच लेवल पर कॉस्ट, आपको ट्री बनाना है, देखो हमने ट्री बना रहे हैं, ट्री बनाने पर हर लेवल पर जो कॉस्ट आ रहा है उसको ऐड करना है। तो देखो इस लेवल पर क्या है, कॉस्ट n है, देखो कॉस्ट इक्वल टू इस लेवल पर हमने n लिख दिया। दूसरा लेवल देखो n/2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, कोई बताएगा? n नहीं आएगा, n आएगा, n आएगा। देखो यहाँ भी n को, यहाँ भी n को क्या कह रहा है, क्या था तुम्हारा, देखो फिर से मैं निकाल रहा हूँ, क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट द रिकरेंस ट्री। हमने रिकरेंस ट्री बना लिया, जैसे ये ट्री हमने बना लिया सपोज। दूसरा में क्या करना है, ऐड द कॉस्ट ऑफ ईच लेवल, हर लेवल पर जो कॉस्ट होगा उसको ऐड करना है और फिर टोटल कॉस्ट ऐड करना है। तो देखो अभी हम सेकेंड स्टेप पर है। सेकेंड स्टेप क्या है कि मान लो कि हमने ट्री बना लिया, सपोज ये ट्री बना लिया, हमारा ट्री हो गया। दूसरा में क्या कर रहा है, ऐड द कॉस्ट ऑफ ईच लेवल। देखो दिस इज द फर्स्ट लेवल, दिस इज द सेकंड लेवल, दिस इज द थर्ड लेवल, दिस इज द फोर्थ लेवल। देखो इस लेवल पर कॉस्ट कितना है n, दूसरे लेवल पर भी कॉस्ट को ऐड कर रहे हो, तो दूसरे लेवल पर n/2 इसको ऐड करो, कितना होगा आपको, n ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो n/4, हेलो, n/2 को दो पार्टों में डिवाइड करना हो तो आप क्या लिखोगे, n/4 प्लस n/4 होगा, Yes, sir. ठीक है। तो देखो वही लिखा गया है n/4 4 को 2 का पावर 2 में लिखा गया है, थोड़ा एक कोई सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन n/4 ही है। अब n/4 इसका भी टोटल का n/4 4 टाइम ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, n ही आएगा, ठीक है। चलो अब एक ध्यान देखो, मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, हम एक पैटर्न जनरेट करते हैं, ठीक है ना, उस पैटर्न के बिहाफ पर हम एक फार्मूला जनरेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है पैटर्न, ऊपर की जो वैल्यू हो n ही है, देखो यहाँ भी n था, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, लेकिन n के जो डिवीजन में है वो वैल्यू हमेशा इंक्रीज कर रही है। देखो यहाँ पर n/2 था, मतलब n/1, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 8 हो जाएगा, दिख रहा है। 2 के पावर 3 कितना होगा, 8. 8, 2 के पावर 2 कितना, तो जो n के नीचे वाली वैल्यू है वो हमेशा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ये बताओ n का भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना, मान लो 100 है n की वैल्यू सपोज, ठीक है ना, या 16 है, मान लो 16 है, n की वैल्यू 16 है, एक बार नीचे की वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या एक बार 16 के इक्वल नहीं आ जाएगा, Yes, sir. तो जब 16 के इक्वल आ जाएगा तो जब आप डिवीजन करोगे इन दोनों को तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको 1 नहीं आ जाएगा, 1। Yes, sir. ध्यान से सुनिएगा, हम एग्जाम्पल में 60 लिए हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब नीचे की वैल्यू बढ़ रही है एक बार ऐसा टाइम आएगा कि इन n का इक्वल हो सकता है ना, या उसके करीब हो सकता है, ठीक है। तो जब उसके करीब हो जाएगा, आइए डिवीजन में है, तो जब उनको डिवीजन करोगे, जब दोनों इक्वल वैल्यू को, तो उसकी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। Yes, sir. 1 आएगा ना। चलो तो क्या हो जाएगा आपका, इसका भी कंप्यूटेशन का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, सबका 1 हो जाएगा। तो अब इसका टोटल कॉस्ट निकालना हो तो कैसे निकलेगा भाई, जितनी बार 1 आया है सबको ऐड कर दो, या जितने लेवल है उसकी सबकी वैल्यू ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पर n था, यहाँ भी n था, यहाँ भी n था, तो ये बताओ n को अगर 5 बार ऐड करना पड़े तो उसको हम 5n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर, यस सर। अब हम थर्ड स्टेप पर जा रहे हैं, हमारा सबकी वैल्यू 1 आ गया, तो हम क्या करेंगे कि जितना लेवल है हर लेवल की टोटल वैल्यू ऐड कर लेंगे। हमने देखो थर्ड सी में क्या लिखा है, ऐड द टोटल कॉस्ट एट ईच लेवल। अब ईच लेवल पर जितना भी कॉस्ट है वो क्या करेंगे हम,
ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करो, यहाँ पर क्या था, n था, यहाँ n था, यहाँ n था, कब तक ऐड करोगे, जब तक उसकी वैल्यू 1 ना आ जाए, करोगे ना? हेलो, यस सर। हाँ, तो मान लो ये 5 टाइम जा रहा है, तो 5 टाइम n ऐड होगा ना? यस सर। Yes, sir. एक लेवल पर कॉस्ट n लग रहा है, दूसरे लेवल पर भी n लग रहा है, तीसरे लेवल पर n लग रहा है, चौथे लेवल पर n लग रहा है, अब 5वें लेवल तक भी n लग रहा है। तो हमारी जो ट्री है मान लो 5 लेवल तक जा रही है, तो उसका टोटल कॉस्ट ऐड करने के लिए कह रहा है ना, देखो थर्ड स्टेप में वही कह रहा है ना कि ऐड द टोटल कॉस्ट, ठीक है ना? तो मान लो कि हमारा ट्री का लेवल 5 है, तो 5 टाइम आप n ऐड करोगे ना, तो उसको हम लिख सकते हैं 5m, 5 इंटू n। यस सर। हेलो, इसमें किसकी डाउट है? मैं अजम्पशन कर रहा हूं कि मान लो 5 टाइम जा रहा है, लेकिन हम निकालेंगे कि कितनी बार तक जाके 1 होगा। कोई बताएगा किस टाइम पर जाके 1 होगा? n तक। नहीं, ठीक है ना? n तक कैसे? हमेशा इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है ना? ठीक है, ये आपको पता नहीं है कि ट्री कहां तक जाएगी, तो उसको आपको एक और फॉर्मूला से जनरेट करना पड़ेगा। मान लो कि 5 लेवल तक जा रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 5 इंटू एन। आपको पता है कि 10 टाइम तक जा रहा है, तो 10 इंटू एन लिख दोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कितने टाइम तक जाएगा, तो कैसे लिखोगे? नहीं लिख पाओगे ना? यस सर। हाँ, तो जो हमारा ट्री होता है ना, बैलेंस ट्री, देखो दोनों साइड में इक्वल वैल्यू जा रही है। जो हमारा बैलेंस ट्री होता है, उसकी हाइट जो होती है, जो टोटल हाइट होती है, लॉग एन होती है हर केस में, सारे केस में लॉग एन ही होगा, ठीक है ना? मतलब ये लॉग एन टाइम तक जाएगी। तो अगर एक लेवल पर कॉस्ट एन लग रहा है, ये टोटल लॉग एन टाइम तक जा रही है, तो एन इंटू लॉग एन लिख सकते हैं क्या? एन इंटू लॉग एन। Yes, sir. हाँ, तो n इंटू लॉग एन होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका। अब मैं प्रूफ करूंगा कि लॉग एन क्यों होगा, अभी सोच लो। अभी हम प्रूफ करेंगे कि लॉग एन क्यों होगा, लेकिन मान लो कि लॉग एन हो रहा है, लॉग एन टाइम तक जा रहा है, तो अगर लॉग एन टाइम तक जा रहा है, तो क्या है, n इंटू लॉग एन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में? बस मैं इतना पूछ रहा हूँ। Yes, sir. लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? अब देखो, Yes. हाँ, अब लॉग इन कैसे आएगा? एक तो पहले कन्वेंशन होता है कि जब अगर बाइनरी ट्री बैलेंस हो, मतलब दोनों साइड इक्वल जा रहा है, वो लॉग इन टाइम तक ही जाएगा, ठीक है? और इसको प्रूफ कैसे करोगे? देखो यहां पर, देखो इस साइड में, यहां पर n है, उसके बाद क्या हुआ, n/2 हो गया, उसके बाद n स्क्वायर हो गया, अगली बार क्या हो जाएगा, n क्यू हो जाएगा, होगा। इधर देखो मेरा कर्सर, इसी पैटर्न में हमारा हाइट बढ़ रहा है ना? Yes, sir. तो देखो, अगर हम ऐसा करते करते जाए, तो n डिवाइडेड बाई 2 के पावर i समथिंग आएगा, इक्वल टू 1। किसी एक लेवल पर इधर नीचे वाली वैल्यू n के बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. ठीक है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर 1 2 3 आई था स्टेप तक, हम सपोज करें कि आई था स्टेप पर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आ रहा है समझ में? क्लास, हेलो, तो हम एक इस तरह लिख सकते हैं, n डिवाइडेड बाई 2 की पावर i इक्वल टू 1। हेलो, Yes, sir. ठीक है, अब यहां से यहां आ जाए, सो थिंक n डिवाइडेड बाई 2 की पावर इक्वल टू 1 है। ये लाइन सबको समझ में आना चाहिए, ये वाला जो कर्सर है, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को अगर मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, तो n इक्वल टू 2 की पावर i हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर i को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर ले जाओगे, इधर ले जाओगे, तो क्या होगा, 1 इंटू 2 की पावर i होगा ना, इसको इधर ले जाओगे तो। हेलो क्लास, Yes, sir. तो किसी भी संख्या में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई नहीं हो, कुछ नहीं चेंज होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको n इक्वल टू 2 की पावर i। Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, तो इधर भी हम लॉग ले लेंगे, इधर भी हम लॉग ले लेंगे, तो इधर लॉग लेंगे क्या हो जाएगा, लॉग इन होगा। हेलो, Yes, sir. तो जब लॉग इन है तो बाय डिफॉल्ट बेस 2 होता है। अब इधर भी लॉग लेंगे, तो इधर लॉग 2 की पावर i हो जाएगा, बेस 2 है, ठीक है ना? हम दोनों साइड बेस 2 है, तो आया समझ में? Yes, sir.
ठीक है, सर हाँ बताओ। इसमें सर आइस में क्या ले रखा है? क्या आई स्क्वायर? आइस में किस चीज की वैल्यू ले रखे हैं? वही मैं बता रहा हूँ इधर, इसीलिए मैं कह रहा ध्यान से सुनना। इधर देखो फिर से, हमारी जो ट्री है वो किस रेशियो में पढ़ रही है। मैंने बोला था कि मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, हम एक अपना पैटर्न जनरेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, एन है, तो हमने एन लिख दिया। नीचे क्या है, n/2। उसके नीचे क्या है, n/2 स्क्वायर। ये देखो बढ़ रहा है ना इस रिस्पेक्ट में। अगली बार क्या बढ़ेगा, n/2 के पावर 3 बढ़ेगा ना। हेलो हाँ हेलो, हाँ सर। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है और ऊपर वाली वैल्यू n कांस्टेंट है। तो एक बार ऐसा टाइम नहीं आएगा कि n का इक्वल हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू। हेलो, हो सकता है ना, मान लो n कोई वैल्यू तो होगा ना। मान लो n की वैल्यू 60 मान लो, चाहे n की वैल्यू 8 मान लो। तो बताओ ऊपर n की वैल्यू 8 ले लोगे और यहाँ पर 2 के पावर 3 पुट करोगे, तो इसकी वैल्यू 2 के पावर 3 कितना होता है बताओ? 8 सर। 8 होता है ना। तो 8 और 8 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। जो इधर मैंने लिखा है Yes, कि एक बार इसकी वैल्यू टोटली T1 हो जाएगा ना। हाँ सर। तो वही मैं लिख रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है कि किस पोजीशन पर जाके उसकी वैल्यू 1 होगा, तो उसको हम ith ले रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ith कौन सा टर्म होगा, किस टर्म पर जाकर उसकी वैल्यू 1 होगा। तो हमने जस्ट 2 के पावर i ले लिया, लेकिन इतना पता है कि i होगा। वो आ रहा है समझ में? नीचे तो 2 कॉमन है ना, देखो यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। सिर्फ i की वैल्यू बढ़ रही है ना। हाँ। तो यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है, n/2 के पावर i इक्वल टू 1, क्योंकि ये 2 के पावर i मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगा ना। n/2 के पावर i की वैल्यू 1। हाँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस यहाँ समझना है ये। यस सर। जैसे आ गया। हाँ ठीक है। यस सर। अब हम यही इक्वेशन है हमारे पास। अब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ ले आया। देखो n डिवाइडेड बाय 2 के पावर i इक्वल टू 1, मैंने वहां के एज इट इज लिख दिया। अब 2 के पावर i को इधर ले जाओ राइट साइड में, तो n इक्वल टू 2 के पावर i ही बचेगा। क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो देखो ये दूसरा लाइन समझ में आ रहा है, n इक्वल टू 2 के पावर i, ये वाला लाइन। यस ठीक है। अब उसके थर्ड स्टेप में देखो हमने क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया। तो यहाँ पर n में लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग n। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बेस क्या है, 2 है। 2 लिखना भूल गया वहां पर, तो इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया। और 2 के पावर i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, ठीक है। तो ए वाला लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लॉग वाला? बताओ, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाऊंगा। हमने दोनों साइड टेक द लॉग बोथ साइड, लॉग ले सकते हैं ना दोनों साइड में हम। Yes, यस sir. सर। यस सर। अब देखो बेस तुम्हारा 2 है और 2 के पावर i क्या है, वैल्यू है। तो अभी हमने बताया था कि जब वैल्यू टूटता है वो लॉग में मल्टीप्लाई होता है। तो देखो इसको तोड़कर i इंटू लॉग 2/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो ध्यान से। Yes, sir. हाँ सर। बन गया i इंटू लॉग 2/2। अब अभी हमने बताया कि लॉग 2/2 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। हेलो, यस सर। यस सर। तो 1 को i से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा, i ही बचेगा। यस सर। तो इधर देखो, इधर तो लॉग n है, इधर i बच गया, तो लॉग n इक्वल टू i हो गया। यस सर। तो इसको लिख, i लॉग n इक्वल टू i हो गया ना। इतना समझ में आ रहा यस है? सर। यस सर। यस सर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इससे ये पता चल रहा है कि लॉग इन टाइम तक यहाँ पर i की वैल्यू अगर हम लॉग इन पुट कर दें तो उस टाइम हमारे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यही हुआ ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो इससे ये पता चला कि जो हाइट होगा हमारा ट्री की जो टोटल हाइट होगा जहां पर जाकर 1 बनेगा, वो किस टाइम बनेगा, लॉग इन टाइम पर। ठीक है ना? तो क्या मैंने बताया था कि एक टाइम पर n कॉस्ट लग रहा है, दूसरे टाइम पर भी n लग रहा है, और n लॉग इन टाइम तक चल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू लॉग इन लिख सकते हैं। Yes, sir. अगर 5 टाइम तक चल रहा है तो 5 इंटू n लिख सकते थे। अगर 10 टाइम चल रहा है तो 10 इंटू n लिख सकते थे, क्योंकि एक टाइम में n लग रहा है, दूसरे में भी n लग रहा है। और 10 टाइम तक नीचे चल रहा है, नीचे तक 10 टाइम तक चल रहा है। n प्लस n प्लस कितनी बार तक, 10 टाइम तक। तो यहाँ पर लेकिन n प्लस कितनी बार तक चलेगा, लॉग इन टाइम तक। ठीक है ना? तो n इंटू लॉग इन लिख सकते हो। Yes, sir. तो ये है। अभी भी किसी को नहीं समझ में तो फिर पूछो, मैं समझाऊंगा। ये सब चीजें कहीं मिल नहीं सकती, इतना ध्यान रखना तुम लोग। इसलिए मैं क्लास में बोला था कि एल्गोरिथम है ही ऐसा।
ठीक है ना, कि जो जिसका कंसेप्ट अच्छा से क्लियर है वही आपकी क्लियरिटी को कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है। सर हाँ जैसे ये तो हो गया क्लियर, ये जो ट्री किया है इसमें जैसे दो पार्टीशन किए हैं, तो हाँ n/2 हुआ है, तो हाँ, n की वैल्यू 2 से ही डिविजिबल होगा या और नंबर भी आ सकता है? वो इक्वेशन पर पता चलेगा ना, इक्वेशन के आधार पर। ठीक है। ठीक है, चलो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ठीक है, लिख लिया। हो गया क्लास, लिख लिया आप लोग? यस सर। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन क्या था? ये था। इस क्वेश्चन को लिखो पहले, फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को लिखो। एक क्वेश्चन लिखो, टी एन इज टू क्वेश्चन नंबर 4 कर दे, टी एन इज टू 2t n/2 प्लस n लिखो नोटबुक पर। टी एन इज टू 2t n/2 प्लस n लिखो नोटबुक पर एंड सॉल्व इट बाय मास्टर मेथड। इसको मास्टर मेथड से सॉल्व करो। टी एन इज टू 2t n/2 प्लस n, इस इक्वेशन को अभी तो हमने डिफरेंस ट्री मेथड से सॉल्व किया है, अब मास्टर मेथड से सॉल्व करो। कोई बताएगा कितना आएगा टाइम कम सके? सॉल्व किया किसी ने? इक्वल वाला केस आ रहा है, n इज इक्वल टू। नहीं, टाइम बताओ आप, वो कौन सा कैसा रहा नहीं पूछना है, टाइम बताओ कितना है, टोटल टाइम कम से कितना है? किसका आ रहा है? प्रिंस का। किसका आ रहा है? लॉगिन एन लॉगिन। ठीक है, प्रिंस का। और किसी का निकालो। हाँ कितना आ सर, रहा है? इसी तक अभी उतना ही आ रहा है, एन लॉगिन आ रहा है। हेलो, यस सर। n log n है सर। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि कोई भी इक्वेशन क्यों ना हो, अगर किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो उस टाइम में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने इसको डिफरेंस ट्री मेथड से निकाला है इसी इक्वेशंस को, कितना आ रहा था वहां पर? हेलो, n log n। और मास्टर मेथड से निकाला तो कितना आ रहा है? सेम आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया ना, क्लियर है, सही है। किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। अब हम चलते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। चले क्लास, हेलो। यस सर। जस्ट 1 मिनट।
नेक्स्ट डालिए बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखते हैं इसमें है हेडिंग डाल लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लास। यस सर। एक क्वेश्चन लिखिए Tn इज इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस 1। Solve it by Becker substitution method। इस इक्वेशन को लिखिए, लिख लीजिए बस, अब आगे नहीं लिख रहे हैं, आप समझना है आपको। अरे रेडी, समझने के लिए तैयार हो? यस सर। ध्यान से समझना, ठीक है ना, एक एक स्टेप। नाम क्या है? बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? किसी चीज से वैल्यू स्वैप कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक के बदले कोई दूसरा रख देना, उसके बदले कोई दूसरा रख देना, यही होता है ना क्लास, रियल मीनिंग सब्स्टिट्यूट का। Yes, सब्स्टिट्यूट मतलब उसके बदले हम ए भी ले सकते हैं, यही हुआ ना। यस सर। तो दो वर्ड है, एक है बैकवर्ड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको समझ में आ गया क्या? किसी एक के वैल्यू की जगह हम दूसरी वैल्यू रखेंगे। अब पहला टर्म क्या है? बैकवर्ड। बैकवर्ड फॉरवर्ड सुना है ना आपने? बैकवर्ड फॉरवर्ड। यस सर। बैकवर्ड मतलब क्या होता है? पीछे डायरेक्शन में। फॉरवर्ड में मतलब जहां हो वहां से पीछे जाना, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड। बैकवर्ड। आगे जाना, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। चलो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैथमेटिक्स है, इतना ध्यान रखिएगा। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग मैथमेटिक्स ही सॉल्व कर रहे हैं ना, कुछ कर रहे हैं, देखो नहीं कर रहे हैं ना कुछ। अब देखो क्लास, क्या करना है पहले सुन लो एक एक स्टेप। जो हमारा मेन इक्वेशन है उसको हम वन इक्वेशन बना देना है, इक्वेशन 1 कर देना है। कर दिया, अगला स्टेप में लिखो, बस लिख लो सिर्फ, अगला स्टेप में लिखो और इसको इक्वेशन 1 बना दो। बस उसी इक्वेशन को दोबारा लिखो, इसको इक्वेशन 1 बना दो। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। Tn is equal to Tn minus 1 plus 1। पहले ये बताओ, यह एक रिकरेंस इक्वेशन है कि नहीं है? कोई बताएगा कि यह एक रिकरेंस इक्वेशन है कि नहीं है? हेलो, मैं बताऊं? है सर। यस सर। देखो यहाँ भी, इधर लेफ्ट साइड में भी Tn है, राइट साइड में भी Tn है। देखो लेफ्ट साइड में n जो है वो n है, राइट साइड में जो t के साथ n है उसकी वैल्यू एक कम है। तो अपने आप को कॉल तो कर रहा है, साइज कितने हो गया? थोड़ा छोटा हो गया, स्मॉलर इनपुट साइज छोटा हो गया ना। यस सर। अगर यहाँ पर प्लस कर दिया जाता Tn प्लस 1 प्लस 1 तो ये रिकरेंस इक्वेशन नहीं होता और इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। रिकरेंस इक्वेशन क्या कर रहा है कि खुद को कॉल तो करता है
लेकिन उसकी साइज छोटी होती जाती है। तो देखो टी एन इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस वन है, तो यहाँ पे टी एन है, यहाँ पे टी एन है, तो यहाँ पे टी के साथ जो एन है, इनपुट साइज एन है, यहाँ पे इनपुट साइज क्या हो गया, एन माइनस वन हो गया। तो एक छोटा, अगर एन प्लस वन होता है तो ए रिकरेंस केस होता ही नहीं। आ रहा है समझ में? क्योंकि क्योंकि कि उस फंक्शन की वैल्यू उससे छोटी होनी चाहिए। राइट साइड वैल्यू वैल्यू के साथ जो फंक्शन के साथ जो वैल्यू होगा वो हमेशा छोटी होना चाहिए, किससे, लेफ्ट वाली वैल्यू से। क्लियर है इतना सबको क्लास? यस सर। चलो अब देखो, ये आप यहाँ से ध्यान रखना, आप मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सपोज टी एन इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस वन है, टी एन की वैल्यू देखो, टी एन की वैल्यू कितना है, इतना है ना, अरे समझ में? यस सर। तो अगर हम दोनों साइड एन में माइनस वन करें तो यहाँ पर माइनस वन करो, टी एन इक्वल टू इतना है, ठीक है ना? तो टी एन माइनस वन कितना होगा, तो भाई माइनस कर दो। तो हम इसमें वन माइनस कर दिए तो क्या हो गया, ये एन माइनस वन हो गया, तो इधर भी वन माइनस करोगे। हेलो, यस सर। क्या लिखा हुआ है, पुट एन इक्वल टू एन माइनस इन इक्वेशन वन, मतलब एन की जगह हमको क्या कर देना है, एन माइनस वन पुट कर देना है, ठीक है? तो इस इक्वेशन में देखो, यहाँ एन की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एन माइनस वन, तो यहाँ भी एन है तो वहां भी एन माइनस वन होगा ना। तो यहाँ पर एन की जगह एन माइनस वन पुट करोगे तो पहले से माइनस वन ऑलरेडी है, तो इतना हो सकता है टी एन माइनस टू प्लस वन, आई वन एज इट इज। यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। एक ही लाइन समझना है, क्या करना है, हम पुट कर रहे हैं एन की जगह एन माइनस वन हम पुट कर रहे हैं किस में, मेन इक्वेशन में, ठीक है ना? तो मेन इक्वेशन में हमारा क्या है, ये है। अब इसमें हम एन की जगह एन माइनस वन पुट कर दिया, एन की जगह एन माइनस वन पुट करो तो क्या होगा तुम्हारा, ये एन माइनस वन हो जाएगा, इधर एन माइनस टू प्लस ए वन एज इट इज। ये वाला लाइन समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? यस सर। अब देखो टी एन माइनस वन इजक्वल टू इतना मिल गया, तो जब मेन इक्वेशन में टी एन माइनस वन है तो हम उसकी जगह पर पूरा का पूरा रख सकते हैं क्या, टी एन माइनस टू प्लस वन रख सकते कि नहीं, सब्स्टिट्यूट कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? यस यस सर। सर। इसके जगह हम टोटल ए रख सकते हैं ना कि नहीं, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, क्योंकि ए किसकी वैल्यू है, टी एन माइनस वन की वैल्यू है ना, और यहाँ पे टी एन माइनस वन है, तो इसकी जगह पर हम ए वाला वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? यस सर। हाँ, तो वही किया गया है, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ध्यान से देखना, अब हमने क्या किया कि जो टी एन माइनस वन है इसके जगह पर हमने ए पूरा का पूरा इक्वेशन रख दिया यहाँ तक, और ए वन एज इट इज रहेगा। तो देखो, तो अब क्या बनेगा तुम्हारा इक्वेशन, टी एन इक्वल टू ए टी एन एज इट इज, हमने टी एन माइनस वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो टी एन तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर, है ना? यस सर। और टी एन माइनस वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी एन माइनस टू प्लस वन, ये इतना सारा है, ये सारा इतना आ रहा है समझ में? तो ये देखो ब्रैकेट में लिखा गया ना, दैट इज टी एन माइनस वन की वैल्यू है, और ए प्लस वन कौन सा वाला, ए वाला, ए प्लस वन। आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो बस यही ध्यान रखना है आपको, एक वैल्यू अगली वाली वैल्यू निकालना है और मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने जाना है। अब देखो, अब इसको कैलकुलेट करो, टी एन माइनस टू प्लस वन, यहाँ भी प्लस वन है, तो ये दोनों टू हो जाएगा, टी एन माइनस टू प्लस टू हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये वाला लाइन समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब क्या करना है, टी एन इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, टी एन माइनस टू प्लस टू हो गया, ठीक है? अगली बार देखो, अब अगली बार क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट अगेन, सब्स्टिट्यूट टी एन माइनस टू। अब आप क्या करोगे, टी एन माइनस टू की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, किससे, इससे। अब देखो ध्यान से, अब मेन इक्वेशन पे जाओ। हम हमेशा बताया है कि हमेशा मैथमेटिक्स का जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं एक हम पैटर्न निकालते हैं जिससे हम कोई कंक्लूजन निकाल सके। अब फिर मेन इक्वेशन पर जाओ, यहाँ पर क्या है, टी एन माइनस वन प्लस वन, मतलब यहाँ पर माइनस वन है तो इधर प्लस वन है, दिख रहा है पैटर्न कुछ, यहाँ पर माइनस वन है इधर प्लस वन है। हेलो, यस सर। सर और अब हमने एक स्टेप सॉल्व किया तो हमारा एक स्टेप सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आ रहा है वही आ रहा है, टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस टू प्लस टू, मतलब यहाँ माइनस टू हो रहा है तो यहाँ प्लस टू हो रहा है। हेलो, यस सर। हाँ, तो अब देखो
इस पैटर्न के हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से जब आगे मैथमेटिक्स ऐसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे तो अगली बार क्या मिलेगा आपको, Tn-3 + 3 मिलेगा, पक्का ऐसा ही मिलेगा। देखो इसको सॉल्व करोगे ना, ठीक है ना। ये कैसे सॉल्व हुआ, Tn की जगह हमने क्या रखा है, n-2 रखा है, n-2 + 1 रखा है, तो n-2 + 1 रखोगे तो यही वैल्यू हो जाएगा। n-2 है और -1 ऑलरेडी पहले से है, तो n-3 हो जाएगा। अब +1 ये वाला +1 है, एक 2 एज इट इज। n-2 की जगह हमने क्या पुट किया, n-1, ठीक है ना। तो n-2 की जगह ये वाला पुट करोगे, ये वाला वैल्यू पुट करोगे, ये वाला वैल्यू पुट करोगे तो आपको a मिलेगा। आप सॉल्व करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। हेलो, यस सर। सॉल्व करना, डाउट आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे, नो डाउट, ठीक है ना। तो इससे एक पैटर्न मिल रहा है कि यहाँ पर -1 था तो इधर +1 है, यहाँ पर -2 आ रहा है तो इधर +2 है। तो इसे एक पता चल रहा है कि यहाँ t के साथ यहाँ पर -3 होगा तो आगे 3 होगा। तो एक कब तक चलेगा, एक k टर्म तक चलेगा, k टर्म तक चलेगा। ये देखो इधर वैल्यू बढ़ रहा है ना, इधर घट रहा है, इधर बढ़ रहा है, मतलब दोनों साइड वैल्यू बढ़ रहा है एक दूसरे। यहाँ पर 2 था 3 हो गया है, आ रहा है समझ में, यहाँ पर देखो। यस सर। तो यहाँ पर पहले n-1 था, अब n-2 हो गया, n-3 हो गया। तो क्या हो रहा है, इधर 1 2 3 बढ़ रहा है। तो क्या एक बार ऐसा नहीं आएगा कि n का इक्वल हो जाएगा, तो n का इक्वल होते ही इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। n-n कितना होगा, 1 होगा ना। इधर की वैल्यू बढ़ रही है, ये 3 बढ़ रहा है, अगली बार 4 हो जाएगा, n एज इट इज है। चलो अगला स्टेप में देखो, दिख रहा है n = Tn - k + k। हेलो, फिर से देखो, ये इसको कंटिन्यूअस ले लिया जाए, तो के टाइम पर हो सकता है ये के टाइम तक चल रहा है, आ रहा है समझ में। हाँ सर। तो कंटिन्यूअस के टाइम तक चल रहा है। तो अब इसी को हम अब जनरलाइज कर रहे हैं, अभी तो हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो हम जनरलाइज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो हम के टर्म तक चलेगा तो क्या होगा, यहाँ -k है, इधर +k होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अज्यूम कर रहे हैं कि n - k = 0 आ रहा है। क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि भाई k बढ़ रहा है, तो एक बार k ऐसा आएगा कि n का इक्वल होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। यस सर। तो जब k जो है n का इक्वल हो जाएगा, n - k = 0, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बताओ। यस सर। हो जाएगी ना, क्योंकि n में से k माइनस करोगे, अगर n और k दोनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगा ना। यस सर। आप बताओ, अब इस k को इधर ले जाओ राइट साइड में, तो इधर माइनस है, इधर जाते ही क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं n = k, सर। n - k। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, n - k = 0 आने का मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू जो है n का इक्वल हो गई है, यही हुआ ना। यस सर। हाँ, तो उसको इस तरह लिख सकते हैं n = k, ये अगला स्टेप, n = k, ठीक है। अब देखो, जब n = k लिख सकते हैं तो k की जगह n पुट कर दो, तो देखो हमने क्या कर दिया, इसलिए Tn = Tn - n + n, k की जगह हमने n पुट कर दिया क्योंकि n और k इक्वल है यहाँ पर, इस हिसाब से। तो हमने Tn - n + n, ये लाइन समझ में आया कैसे होगा। हाँ सर, इसकी वैल्यू पुट करो। ठीक है, हाँ, n की वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ देखो Tn - n क्या हो जाएगा, T0 हो जाएगा, और n एज इट इज। हेलो, हाँ सर। हाँ, और T0 की वैल्यू 1 होता है, ये अज्यूम किया गया है रिकरेंस इक्वेशन में, T0 की वैल्यू 1 होता है। तो क्या हो गया तुम्हारा 1 + n। अब मैंने क्या बताया हुआ है कि टाइम कॉन्स्टेंट के रिस्पेक्ट में जब प्लस के टर्म में या मल्टीप्लाई के टर्म में कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो निगलेक्ट हो जाएगा। तो इसका Tn = कितना हो गया, n + 1। अब टाइम कॉन्स्टेंट के रिस्पेक्ट में दिखना हो तो क्या लिखोगे, इसको अटर n लिखोगे ना, क्योंकि n तो 1 तो डिस्कार्ड हो जाएगा इसी तरह। हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी आपने रिकरेंस इक्वेशन सॉल्व किया है, इस रिकरेंस इक्वेशन का टाइम कॉन्स्टेंट कितना है, Tn - हाँ, इसका इस रिकरेंस इक्वेशन का टाइम कॉन्स्टेंट कितना है, n। आ रहा है समझ में। तो इसको फिर से समराइज कर लो, इतना तक तो लिख लिया था, ये आगे का लिख लो, ये लिख लो यहाँ तक।
हो गया क्लास, लिख लिए। सर एक बार वापस से बताएंगे ये कौन सा स्टेप? सर? ये यहाँ ये वाला स्टेप, ये वाला टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस एन प्लस एन, इसके बाद से देखो, मैं एक कह रहा हूँ, एक पैटर्न हमको मिल रहा है कि हम -1 था तो इधर +1 था, हमने दूसरी बार सब्स्टिट्यूट किया तो इधर -2 मिल रहा है, इधर +2 मिल रहा है। तो अगर इस हिसाब से फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो -3 मिल रहा है। तो इसको हम के टर्म तो लेकर जाए तो इसको हम लिख सकते हैं n - k + k। यस सर। ठीक है ना? तो वही चीज वहां लिखा हो गया है, वही चीज लिखा गया है कि के टर्म तक गया है। यही लिखा हो, देखो Tn = T n - k + k, यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि n - k = 0 है। ये n में से k माइनस हो रहा है ना, देखो यहाँ पर हो रहा है ना, n में से k माइनस। तो क्या कोई मैथमेटिकल टर्म में क्या ये पॉसिबल है कि नहीं कि इसकी वैल्यू एक टाइम में 0 आ जाए, है कि नहीं? पहले बताओ मैथमेटिकल। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो गया है कि n - k = 0 दे रहा है। ठीक है, तो जब n - k = 0 आ रहा है तो एक कंफर्म हो रहा है कि k की वैल्यू n के बराबर है ना? तो इसलिए लिख रहा हूं कि n = k, इस इक्वेशन से। अरे तो जब n = k है, इसका मतलब क्या हुआ कि k की जगह n लिखो या n की जगह k लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या कर दिया, k की जगह हमने n लिख दिया, तो यही इसी इक्वेशन में k की जगह हमने क्या कर दिया, n पुट कर दिया। देखो यहाँ भी n पुट कर दिया, यहाँ भी n पुट कर दिया। जब यहाँ पे n हो गया, यहाँ पर n - k अज्यूम करना पड़ रहा था कि 0 होगा। अब यहाँ पर देखो n - n कि हर सिचुएशन में 0 होगा ना? n - n, तो देखो इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो t0 बच गया एज इट इज। और t0 की वैल्यू रिकरेंस में 1 होता है, तो 1 लिख दिया, n लिख दिया। अब मैंने बताया कि टाइम कम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में जब कोई कांस्टेंट वैल्यू तो इसी तरह निगलेक्ट कर देते हैं, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ऑर्डर n। कुछ क्वेश्चंस आप इस पर सॉल्व करोगे ना तो आदत पड़ जाएगी। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और, Tn = Tn - 1 + 1, सॉरी Tn - 1 + n। यहां पर आपको क्या कर देना है, यहाँ 1 की जगह n कर देना है, ऐसे समझ में? हेलो, ओके कर सर। लिया? अब एक चीज ध्यान से सुनो क्लास, मैंने क्या बोला था कि रिकरेंस इक्वेशन अपने आप में कुछ नहीं होता है, यह किसी के एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मैंने बोला था ना? यस सर। तो जब अगर यहाँ पर कोई एक रिकरेंस इक्वेशन दिया हुआ है Tn = Tn - 1 + 1, तो क्या नहीं कह सकते किसी ना किसी एक एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कर रहा होगा ना? यस सर। क्योंकि टाइम कम्प्लेक्सिटी तो किसी इक्वेशन का आता ही नहीं है। टाइम कम्प्लेक्सिटी किसका आता है, किसी एल्गोरिथम का आता है ना। तो एक टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस एल्गोरिथम का हमने ये रिकरेंस इक्वेशन लिखा होगा, कर रहा होगा ना? यस सर। हाँ, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी एल्गोरिथम का आप रिकरेंस कैसे लिखोगे। चलो मैं इसको थोड़ा सा पेंट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा चार्जर खत्म हो रहा है, चार्ज उसको अभी लगा लेता हूँ, 1 मिनट आप टाइम दीजिएगा। ठीक है, एक मिनट टाइम दीजिएगा। क्लास, आप एक एरे बनाइए,
एक एरे बनाइए, मैं एक सिचुएशन आपको समझाने जा रहा हूं। बना लिए, एक एरे बनाओ फटाफट, उसमें कोई वैल्यू रख दो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। बना लिया सब लोगों ने? क्लास जल्दी बनाओ। हाँ सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक लीनियर सर्च कंसेप्ट समझा रहा हूँ। लीनियर सर्च में क्या होता है, मान लो कोई सर्च वैल्यू है, उसको 7 बोल रहा हूं, 7 सर्च करना है, तो बताओ 7 को सर्च करने में टोटल कितना कंपेरिजन लगेगा, कोई बता सकता है? 7 सर्च लगेगा। क्यों? क्योंकि जो लीनियर सर्च है, वो जो लीनियर सर्च है, हम एलएस लिख रहे हैं, लीनियर सर्च वो कैसे काम करता है कि स्टार्टिंग से सर्च करना स्टार्ट कर देता है कि मैच कर रहा है, कहां मैच कर रहा है। तो देखो पहले 1 से सर्च करेगा, 7 को 1 से, सर्च वैल्यू को 1 से मैच करेगा, नहीं मैच करेगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, ये कब तक करता है जब तक मैच ना कर जाए। तो टोटल कितना कंपेरिजन करेगा ये? 7 होगा ना क्लास? ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो 7 था तो 7 लग रहा है। अगर 100 नंबर होता तो 100 लगता है लास्ट एलिमेंट को सर्च करने के लिए, लगता ना? ठीक है, तो ये कंफर्म है कि लास्ट एलिमेंट तक पहुंचने के लिए, पहुंचने से पहले आप इधर जो होगा, आप जितना एलिमेंट होगा उससे एक कम आप सर्च करोगे कि नहीं करोगे? n-1 कंपेरिजन आप करोगे कि नहीं करोगे? हम इसको जनरल टर्म में लिखे, तो लास्ट एलिमेंट तक पहुंचने से पहले आपको n-1 कंपेरिजन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, इतना सबका क्लियर है। तो लास्ट एलिमेंट तक पहुंचने से पहले आपको n-1 कंपेरिजन आपको हर हाल में करना होगा। तो अगर लीनियर सर्च को जनरलाइज टर्म में लिखा जाए तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, Tn is equal to Tn-1 n +1 क्योंकि लास्ट एलिमेंट को भी तो आप सर्च करोगे, तो उसके पहले आपको n-1 कंपेरिजन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। हेलो, हाँ सर। तो ये बताओ, इस एल्गोरिथम का, लीनियर सर्च एल्गोरिथम को क्या हम अगर रिकरेंस में लिखना पड़े तो क्या ये रिकरेंस इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज को? मैंने क्या बताया था, किसी भी एल्गोरिथम की, उसके एल्गोरिथम मतलब क्या, उसके अप्रोच को आप रिकरेंस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो इसका अप्रोच है लीनियर सर्च का, हमने एल्गोरिथम तो नहीं लिखा है, लेकिन अप्रोच इतना सिंपल है कि सबको पता चल गया, इसलिए एल्गोरिथम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या इस एल्गोरिथम को, इस अप्रोच को हमने इसमें लिखा है, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। कर रहा है ना? हाँ सर, कर रहा। तो जो एल्गोरिथम आप लिखोगे ना, तो उस एल्गोरिथम को जो अप्रोच होगा उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, जो उसका अप्रोच है वही, तो उसी से फिर आपको आपको रिकरेंस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो हमने क्या कर दिया, लीनियर सर्च का हमने रिकरेंस इक्वेशन बना दिया। अब ये इसको बना दिया हमने रिकरेंस इक्वेशन। अब बताओ रिकरेंस इक्वेशन बन गया तो किसी ना किसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अभी हमने इसको सॉल्व किया है ना बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ध्यान से देखो, यही इक्वेशन है जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया, देखो ध्यान से, हाँ सर। देखो ध्यान से। यस सर। इसी को तो हमने सॉल्व करा है, देखो Tn-1 + 1। तो एक तरह से आप किसका इक्वेशन है, कौन सा एल्गोरिथम का? हेलो, लीनियर सर। लीनियर सर्च, डेफिनेटली।
आप कोई पूछेगा कि लीनियर सर्च की टाइम कंप्लेक्सिटी कितना होती है? ऑर्डर एन अभी हमने निकाला है ना, इसका कितना आ रहा था? कितना आ रहा है? ऑर्डर एन आ रहा है ना। इसको इसमें यहां भी देखो तो जितना नंबर है उतने बार आपको सर्च करना पड़ रहा है ना। अगर डायरेक्टली भी देखो तो जितना लास्ट एलिमेंट तक पहुंचने के लिए वर्स्ट केस में हमेशा हमारा टाइम कंप्लीट किस में होता है? वर्स्ट केस में, मतलब बिग ओ नोटेशन में होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर कोई इंटरव्यूअर पूछेगा आपको अब बेस्ट केस इसका क्या होगा बताओ? बेस्ट केस कितना में मिल जाए 1 में। फर्स्ट ऑर्डर 1 होगा इसका, ठीक है ना। बेस्ट केस कितना होता है? ऑर्डर 1, मतलब पहले ही मिल गया, ठीक है ना। हो सकता है 7 पहला ही है तो पहले ही मिल जाएगा, आगे सर्च करेगा नहीं करेगा तो 1 होता है। तो इसका बेस्ट केस होता है। अब एवरेज केस भी पता है इसका कितना होता है? एवरेज केस भी ऑर्डर एन ही होता है, ठीक है ना, ऑर्डर एन ही होता है। तो कहीं इंटरव्यू में मान लो कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि लीनियर सर्च की टाइम कंप्लेक्सिटी बताओ, व्हाट इज द टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, क्या बताओगे? ऑर्डर एन सर। व्हाई? सर बिकॉज एन लास्ट में प्रेजेंट रहेगा, इसकी वजह से सर। नहीं तो हमने बताया कि ऑर्डर 1 भी होता है इसका। सर ऑर्डर 1 तो बेस्ट केस में होगा सर, जब उसको तो वहां फर्स्ट में मिल जाएगा। तो वहां तो उन्होंने तो मेंशन नहीं किया, उसने तो जस्ट पूछा कि टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च का बताओ। तो ध्यान रखना क्लास, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अगर रिटन में चाहे ओरल में कहीं पर ये पूछा जाता है किसी के टाइम कंप्लेक्सिटी, व्हाट इज द टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च या एनी सर्चिंग, तो बाय डिफॉल्ट वो वर्स्ट केस पूछ रहा है। अगर वो एवरेज केस और उसको बेस्ट केस पूछना है तो वहां पर वो मेंशन करेगा। आ रहा है समझ में? चाहे रिटन में हो चाहे वो ओरल में हो। आ रहा है समझ में? अगर उसको बेस्ट केस जानना है, एवरेज केस जानना है, तो वहां पर वो मेंशन करेगा कि व्हाट इज द टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इन एवरेज केस। आ रहा है समझ में? यस सर। अगर वहां पर मेंशन नहीं है बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज, तो समझ लेना को क्या पूछ रहा है बाय डिफॉल्ट? वर्स्ट केस। क्लियर है? क्लियर है? हेलो? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास? कल मतलब नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन होगा, उसमें हम आप एसिम्प्टिक नोटेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, थ्योरी है थोड़ा। उसके आगे हम कल से अब मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या? सर्चिंग पढ़ा देंगे फटाफट, फिर सॉर्टिंग पढ़ाएंगे, फिर टेलीग्राफ पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है सर। हाँ बताओ। सर अगर फिजिकली सर अटेंड नहीं कर पाए क्लास को, फिर तो देखो फिजिकली अटेंड नहीं करोगे तो एक तरह से वो लॉस है एक तरह से ना आपका। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ना फिजिकल एक्चुअल पढ़ाई फिजिकली होता है। थ्योरेटिकली तो बहुत ऑनलाइन तो बहुत एफर्ट लगता है, अच्छे से समझा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। अब ऑनलाइन क्लास में स्मार्ट बोर्ड होता है तो उसमें आप लिखने का भी ऑप्शन। अब देखो मैं पेंट में लिख रहा हूँ, देख रहा कितना मुश्किल हो रहा है पेंट में लिखना और समझाना भी। यस सर, यस सर। तो ये सब चीजें सिचुएशन है, ठीक है ना। तो एक्चुअल पढ़ाई तो ऑफलाइन ही होती है, तो ध्यान दो, ठीक है ना। तो अगर आप